वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पुनः आपका स्वागत है रवि बायोलॉजी क्लासेस में। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपके पास अगर पहुंच चुका है तो आज आप इस बेरोजगारी की दुनिया में अपने स्वरोजगार करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स मैं बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और आप पैसे भी अच्छा कमा सकते हैं। तो ये स्पेशल लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए इस लेक्चर को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें, अच्छा लगे वीडियो लाइक भी कर लें और लोगों को बता दें। तो आज का स्पेशल सेशन बच्चों आपके लिए है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, है ना, कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है। नॉर्मली आप लोग के घर में भी कोई ना कोई लाइव स्टॉक होगा जिसको आप पशुधन कहते हैं, मवेशी कहते हैं। जैसे में गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है ना। तो ये सारे लाइव स्टॉक हैं। तो लाइव स्टॉक को हम क्या करेंगे कि उससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो दूध उत्पादन के लिए जिन मवेशियों को पालन करते हैं उसको रखने का, उसका रख रखाव का जो तकनीक है, उन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है सर, उस पर कुछ संक्षिप्त में लिखने के लिए या डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको होनी चाहिए, जानकारी, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप रवि बायोलॉजी क्लासेस के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को बता दें। आइए तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम लोग, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए हम जिस कैटल को पालते हैं वो डोमेस्टिकेशन किया जाता है। डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलू बनाना। ऐसा नहीं कि नील गाय को आप पाल रहे हैं तो नील गाय को दूध उत्पादन के लिए थोड़ी पाल सकते हैं। नील गाय जो है वो जंगली जानवर है, वो खुला रहने वाला है। तो सबसे पहले कोई भी कैटल को आप डोमेस्टिकेट करेंगे यानी घर में पालेंगे, घरेलू बनाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यहां से इस एरो को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, है ना। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि डोमेस्टिकेशन करेंगे हम कोई भी कैटल को। जैसे आप मवेशी पाल रहे हैं, है ना, तो ये जो मवेशी है, तो मवेशी को पालने का मेन कारण क्या है सर, तो मिल्क प्रोड्यूस करना। जितना ज्यादा से ज्यादा आज आपको दूध मिले, तो दूध प्राप्त करने के लिए हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई गाय या भैंस दूध नहीं देती है, लोग उसको बेच देते हैं। तो वहां पे लोग उसको बेच करके मीट प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, बीफ बना लेते हैं, गाय का मीट लोग बेच देते हैं। तो बीफ प्रोडक्शन के लिए ऐसा तो नहीं था मकसद डेयरी फार्म करने का, लेकिन जो गाय, जो बाछा, बछड़ा जिसको आप नहीं गाय बना पाते हैं, तो लोग उसको बेच करके मीट प्रोडक्शन में भी यूज कर लेते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट इन्वॉल्व डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ऐसे जानवरों को हम डोमेस्टिकेट करेंगे जिससे हमें दूध प्राप्त हो। ओके, और दूध से आप क्या क्या बनाते हैं ये हमें कमेंट में बताइएगा कि आप दूध से क्या क्या बनाते हैं। ओके, मैं आगे बताता हूं इस लेक्चर में क्या क्या चीजें होती है। ओके ना, तो देखिए, तो इस लेक्चर में आप ध्यान से देखें कि मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो मिल्क यूज इन डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, जैसे में पनीर बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, है ना, तो मिल्क प्रोडक्ट यही सब है। दूध है, दूध से तो दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, और भी लोग छाछ बना रहे हैं जिसको आप मट्ठा कहते हैं, है ना। आज अमूल का छाछ बाजार में अवेलेबल है, तो वो दूध ही का तो प्रोडक्ट है। बटर मिल रहा है अमूल का, तो वो दूध ही का तो प्रोडक्ट है। ओके, और डेयरी फार्म मैनेजमेंट करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। मैं ऐसे कुछ नस्लों का नाम बताऊंगा आज के इस लेक्चर में कि जो आप अच्छा खासा अपना बिजनेस एक सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो आप टेंशन ना लें, इस लेक्चर में पूरा बने रहें। आइए देखते हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो हम लोग देख लिए कि मिल्क प्रोडक्ट में दही बना सकते हैं सर, चीज पनीर बना सकते हैं,
चीज अलग है और पनीर अलग है। ओके बच्चों, तो ये मिल्क प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। अब डेयरी फार्म करने के लिए मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं? तो मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम काउ। गाय का ही ज्यादातर लोग दूध यूज करते हैं, लेकिन गाय के अलावे आप कौन कौन जानवरों का दूध यूज करते हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। ऐसे में यहां चल रहा हूं, भैंस का दूध यूज करते हैं, बकरी का भी होता है, और मालूम है सबसे महंगा दूध किसका बिक रहा है? ऊंट का और गदही का। ये दोनों का दूध थोड़ा महंगा मिलता है बाजार में, और लहर के टाइम में बकरी का दूध भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सन स्टॉक लगते हैं, लू चलते हैं, हीट वेव चलते हैं, तब की बात हो रही है बच्चों। ओके, तो आइए, मिल्क प्रोडक्शन में मेनली हम लोग गाय का ही यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम आपको कमेंट में बताना है। ऐसे मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊंगा। फिलहाल आप यहां तक बने हुए इस लेक्चर में, यानी आप अपने सफल होने की राह में बढ़ चुकी हैं। ओके, आइए, तो दूध का हम लोग तो गाय का ही मेनली दूध यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भेड़ का, बकरी का भी लोग दूध यूज करते हैं, जहां पे इसका अच्छा ब्रीड है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता था कि जो बकरी है ना, उस बकरी में एक बकरी का नाम है जमुना पारी नाम का बकरी, जो लगभग 1 से 2 लीटर तक दूध देती है भाई। 1 से 2 लीटर तक दूध देती है, तो जमुना पारी। फिर मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम एशियन वाटर वुल्फ, बफेलो है ना, बफेलो। तो ये जो एशियन वाटर बफेलो, जो पानी में रहने वाले जो बड़े बड़े सींग वाले जो बफेलो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे क्या हैं? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प लेते हैं। और कोई कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए कि भैंस का? तो भैया भैंस का दूध पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ। अब डिपेंड करता है कि बच्चा का लीवर कितना स्ट्रांग है, बच्चा के बॉडी में रेनिन इंजाइम जो है वो कितना बन रहा है। अगर रेनिन अच्छा खासा बन रहा है तो वो भैंस के दूध को भी पचा सकता है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट्स ज्यादा होता है और गाय के दूध में फैट्स कम होता है दोस्तों। तो अब डिपेंड करता है बच्चा का लीवर स्ट्रांग है कि नहीं। ओके, ऐसे कोशिश करना चाहिए बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसमें फैट्स कम है, क्योंकि उसके बॉडी में ना एनर्जी की आवश्यकता नहीं, उसके बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता है। तो छोटे बच्चों को प्रोटीन सोर्सेस ज्यादा देना चाहिए, हो सके तो प्रोटीन के रूप में उसी दूध को आप फाड़ के पनीर बना के उसको खिलाएंगे ना, ज्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, तो दूध के मामले में बच्चों को भैंस का दूध की जगह पे आप गाय का ही दूध दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इजिली डाइजेस्टेड, वो आसानी से पच जाता है। ओके, चलिए और देखते हैं। तो भैंस आपने देख लिया, गाय, भैंस, भेड़ और सिप। इसके अलावा भी कुछ और हैं। तो जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं ना कि ऊंट का भी दूध को पालन करते हैं। आइए, मिल्क प्रोडक्शन करने के डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मेन जो एम क्या है? प्रोवाइडिंग मिल्क यील्ड, है ना, फ्रॉम डेयरी कैटल। तो जो मवेशी हैं डेयरी फार्म में आप रखे हुए हैं, उससे मेन सोर्स, उसका मेन मकसद क्या है? तो दूध का उत्पादन। अगर आपका गाय अभी दूध दे रहा है, 2 केजी दूध देता है सुबह और 2 केजी शाम, तो मैं ऐसे आज टूल्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आपका गाय ना 3 से 4 केजी दूध देगा, वो भी एक टाइम। बस ये मेरी बताई हुई आज की बातों को आप फॉलो कर लें तो लाइफ में आगे जरूर से जरूर आपका मिल्क प्रोडक्शन इनहेंस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, वृद्धि हो सकता है। ओके, तो आज के कुछ टूल्स टेक्निक है, आप कॉपी में भी लिखते चलेंगे तो अच्छा बात रहेगा। आइए देखते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग मेनली गाय को ही पालते हैं, और गाय और भैंस को पालने का मेन मोटिव होता है कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। ये तरह तरह के ब्रीड्स, एक से एक वैरायटी के गाय और भैंस आपके सामने अवेलेबल है। आइए, अब हाउसिंग एंड फीडिंग, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है, हाउसिंग एंड फीडिंग ऑफ डेयरी कैटल। ये तो पहला टूल्स है कि जिस जानवर को आप जहां पे रख रहे हैं ना, उसका हाउसिंग बढ़िया होना चाहिए। अब बताइए, अब गांव देहात में जो गाय भैंस पालते हैं, भार ठेहुर कादो में, जिसको हील कादो लोग बोल देता है गांव में, उसमें गाय एकदम चपर चपर कर रही, भैंस तो पसर पसर की घोटनिया पटनिया सब मार लेती है। तो अब उसका सबसे खतरनाक क्या है? यानी उसका पेशाब, पेशाब में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो दूध को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मवेशियों को ऐसे जगह पे रखिए जहां फर्श पक्के का हो, वहां हील कादो नहीं लगे, जिससे वो मवेशी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा।
फीडिंग, फीडिंग मतलब उसको भोजन, उसका चारा। अब सुबह दे दिए भूसा और चला दिए खलरी चोकर, और शाम में भी भूसा, दोपहर में भी भूसा। अरे भाई, जैसे आप सुबह नाश्ता में रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दोपहर में चावल दाल चोखा खाएं, शाम में फिर पराठा या चाउमीन मंचूरियन बर्गर पिज्जा गुपचुप फचका जो भी खाएं, तो जिस तरह से आपका खाने का शेड्यूल चेंज हो रहा है ना, उसी तरह से गाय के भोजन में भी मॉडिफिकेशन करना है। सुबह का खाना में थोड़ा सा उसको हरी घास और कुट्टी दे दिए, दोपहर वाला में थोड़ा भूसा और खल्ली मिला दिए, शाम वाला में थोड़ा चोकर कुट्टी भूसा मिला के दे दिए। तो इस तरीके से उसके खाने का शेड्यूल अगर चेंज किया जाए, तब क्या हो सकता है, उसमें इनहैंस होगा, मिल्क प्रोडक्शन में इनहैंस होगा। और बच्चों, उस मवेशी से प्राप्त होने वाला दूध वेल न्यूट्रिटिव होगा, एकदम बहुत अच्छा से पोषक तत्व भरपूर होगा। पीजिए ना, हमारे शहरों में जो भैंस का दूध या गाय का दूध मिल रहा है, सुई दे दे के निकाल लेते हैं। वैसे केमिकल का नाम मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, जिससे आप जबरदस्ती दूध निकाल सकते हैं। दूध सुई देने के निकालने में तो ऑक्सीटोसिन है ना, कुछ और भी ऐसे केमिकल जो मिल्क प्रोडक्शन को ही बढ़ा देता है। अगर आप शहरी क्षेत्रों में अगर दूध का व्यापार करना चाहते हैं, केमिकल का नाम लिख लीजिएगा, सुई ला के दे दीजिएगा, बाकी तो इलीगल है, बाकी आप समझ लीजिए। आइए, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो मवेशी हैं उसके लिए हाउसिंग ऑफ कैटल इन सुटेबल शेल्टर, उसके लिए सुटेबल शेल्टर रखिए बढ़िया से। देखो कितना अच्छा से सब मवेशियों को उस साइड रखे हुए हैं और इधर में चारा दे दिया है कि आप खाना खाइए, इसमें अपना मल मूत्र नहीं त्यागिए। तो मल मूत्र अगर नहीं त्यागिएगा तो उससे बड़ा फायदा ये होगा कि ये सारे चारा जो है ना खराब नहीं होंगे। ओके, तो पहला तो आप इस तरीके से रखिए। या फिर देखिए, गांव में देखें क्या कि जानवर ना क्या करता है ना कि अपना खाना खाता है और दोनों पैर डाल करके ये टुकुर टुकुर ऊंट जैसा देख रहा है, मेरा मवेशी का तो मालिक कब आता है कब आता है। बोले भैया वैसा नहीं करना है, ठीक है ना, खाना चारा खाइए लेकिन उसको गंदा नहीं करना है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट को और बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो मवेशियों को हाइजीन तरीके से उसको बचाना चाहिए। मच्छर जी थोड़ा साइड हो जाइए, हमको पढ़ाने दीजिए। कंफर्टेबल हाउसिंग एंड शुड बी प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल कैटल, हर एक कैटल के लिए अलग अलग कंफर्टेबल जोन बनाइए जिसको उसको बैठने में आराम से रिलैक्स हो, है ना। इसमें जगह कम है, 5 होकर बांध दिए, कोई उससे टकरा रहा है कोई उससे टकरा रहा है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, वेल वेंटिलेटेड रूम रखिए, वेंटिलेटेड, ओके, जिसमें हवादार रूम होना चाहिए। ओके, तो मवेशियों के लिए दूसरी पॉइंट हो गई बच्चों। दूसरी पॉइंट फिर अगला है, कैटल सीड मस्ट गेट एक्वेटिक एडुकेट सनलाइट। इसमें क्या है ना, मवेशियों का वैसा आश्रम बनाइए, वैसा जगह बनाइए जहां पे प्रॉपर धूप आए, धूप रोशनी आए, प्रॉपर रोशनी आएगा, प्रॉपर धूप आएगा, तो क्या होगा कि उसका अच्छा से हेल्थ रहेगा, हेल्थ बढ़िया रहेगा। धूप लगना चाहिए मवेशियों को। देखते हम ठंडा के मौसम में धूप में मवेशियों को ले जाकर के बांधते हैं, है कि नहीं। ओके गुड। आगे पॉइंट में क्या कहता है कि मेंटेनिंग द क्लियरेंस, उसको अच्छा से साफ सफाई रखिए, मेंटेनिंग करिए बढ़िया से, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे क्या था, नाद को तनी से उपाच दिए और पानी ले जाके सानी पानी दे दिए, खो, और नहीं खाना तो मत खाओ, एक बाल्टी पानी डाल दिए, पीना है तो पी, खाना तो खाओ। तो गाय बेचारी मजबूरन उस चारा को खाती है, अब मजबूरी में पीना था 2 बाल्टी पानी, अब पी आधा बाल्टी पानी, तो पानी ये मोडिया में कम रहेगा तो दूधवा कैसे बनेगा ज्यादा भाई। तो इसीलिए उसको बढ़िया से क्लीनिंग करिए, और क्लीनिंग करके आराम से उसको क्या करिए कि ये दीजिए, छोटा हो गया इसको बड़ा कर देता हूं, 1 मिनट। यस, आइए इस लेसन में और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मवेशियों को साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। और सबसे पहला बात, दूध दूहते समय ना सैनिटेशन का उपयोग करिए, माने ऐसा दूध दुहिए कि आपके हाथ में कोई बैक्टीरिया नहीं हो, जिस छेनी से दूर हैं, जिस बाल्टी में दूर हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं हो। इसका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादातर बीमारियां दूध के बैक्टीरिया से ही फैल जाता है। सबसे खतरनाक टीबी तो दूध के बैक्टीरिया से ही तो फैलता है। कल उसका न्यूट्रिशन, कैटल का न्यूट्रिशन बड़ा साइंटिफिक तरीके का हो, उसको न्यूट्रिशन अच्छा दीजिए, अच्छा उसको स्ट्रॉ दीजिए, हेज दीजिए, घास और भूसा उसको बढ़िया दीजिए। खास करके मवेशियों के लिए स्रोत में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत दीजिए, जैसे में बारेली है, जैसे में मेज है, फिर यहाँ पे सारगम है, सागम आप लोग जानते होंगे, सागम और ऊंट, ये सब का खल्ली बना करके या इसका दाना दरवा करके मवेशी को दीजिए, उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा।
तो वही ना कार्बोहाइड्रेट दूध में भी आएगा, तब ना दूध मीठा लगेगा, लैक्टोज आएगा तब ना दूध मीठा लगेगा। ओके, तो इस चीज को समझिए। तो मवेशियों की चारा में ऐड करना चाहिए और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके साथ साथ गांव में लोग खल्ली देते हैं, तरह तरह के बीजों के खल्ली आते हैं, जैसे में सोयाबीन का है, कोनोला है, कोनोला ऑयल है, फिर और भी तरह तरह के खल्ली आप उसको फैट सोर्स के रूप में दे सकते हैं। और ये खल्ली देने से ना आपके मवेशी का दूध का फैट्स बढ़ेगा। जानते हैं डेयरी फार्म वाले ना फैट्स नाप के ही लेते हैं दूध। अगर आपने पानी मिलाया तो फैट्स का लेवल डाउन हो जाएगा, अगर पानी नहीं मिलाया तो आपका दूध में फैट्स बढ़ेगा। तो फैट्स ज्यादा होगा ना तो आपका प्रोडक्ट माने आपका दूध बढ़िया बिकेगा और उसका कॉस्ट भी ज्यादा मिलेगा। ओके, तो मवेशियों को क्या खिलाइए, तो अच्छा से खिलाइए उसको, ये तरह तरह के बीट्स सीड्स के उसको खल्ली खिलाइए। जैसे कुछ सीड्स है, नाम लिख सकते हैं, कैनोला ऑयल है, फिर कॉटन सीड है, फिर सोयाबीन का सीड है, सनफ्लावर का सीड है, फिर सनफ्लावर सीड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो इस तरह दो दो वैरायटियां हैं। तो इसके आप सीड के जिसको खल्ली बोलते हैं ना वो दीजिए मवेशियों को, तो जिससे आपको, हाँ, गर्मी के मौसम में तीसी का खल्ली दीजिए। गर्मी में बोले, ठंडा में नहीं बोले, याद रखना है, नोटिस करने का, ठीक है ना। तीसी का खल्ली इसको गर्मी में दीजिए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अच्छा पानी पिलाइए भाई, एकदम स्वच्छ पानी पिलाइए। थोड़ा ठंडा का मौसम है तो सुसुम पानी, सुसुम नहीं कर पाए तो मोटर चलो के पानी पिलाइए। एकदम टंकी में कनकन पानी था पिला दिए, पिएगा मवेशी? नहीं पिएगा। तो जानवरों को कम से कम 80 से 85% उसको अच्छा पानी होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे था। ओके, इसमें लिखा हुआ है बोमिन सोमैटोट्रोपिन, ये केमिकल है। बोमिन सोमैटोट्रोपिन ये सिंथेटिक केमिकल है, जेनेटिकली सिंथेटिक है, इसको लैब में सिंथेसिस किया गया है। इस केमिकल का सुई अगर मवेशियों को देंगे ना तो मवेशियों में जो मिल्क प्रोडक्शन रेट है वो मिल्क प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन रेट अगर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मवेशियों और जिसका मवेशी है उसको फायदा हो जाएगा। तो इस केमिकल को आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा केमिकल सर बताए थे? बोविन सोमैटोट्रोपिन। लेकिन याद रखिए इस केमिकल से बना हुआ दूध पीने से साइड इफेक्ट भी होता है, उतना नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है महिलाओं के केस में। ओके, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाए, ये किसी का जान को ना दिक्कत पहुंचाया जाए। आगे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। तो बोमिन सोमैटोट्रोपिन जो केमिकल है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ऑक्सीटोसिन जो है ना मिल्क रिलीज करता है। मिल्किंग डेयरी कैटल, कुछ कैटल्स ऐसे हैं जिससे हमें दूध प्राप्त हो रहा है। हैंड मिल्किंग, पहले हैंड मिल्किंग करते थे, दूध दूधते थे, ये दूर है। अब भैया 50 को भैंस है तो कितना दूध दूहेंगे, तो उसके लिए ना बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया, मशीन मिल्किंग। मशीन लगा दी है और उससे दूध निकाल ली। तो सर मशीन से दूध निकालेंगे और हाथ से दूध निकालेंगे, दोनों में फर्क क्या है? तो बाबू रे, हीरा मोती सोना रे, इसमें बड़ा फर्क है। और जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझिए कि अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में भैंस है या गाय है तो मशीन जल्दी जल्दी दूध निकालेगा, समय कम गया। 1 मिनट में 2 लीटर दूध निकाल लेगा। अगर 10 किलो दूध देते तो 5 मिनट में दूध निकाल लिया आप इसका, है कि नहीं? ओके, और दूसरी चीज ये सैनिटेबल है, यानी कि आप इसको सैनिटाइज करके दूध निकालिएगा तो वो दूध कंटामिनेशन नहीं हो सकता है, वो दूध दूषित नहीं होगा और वो बीमारियां नहीं फैलाएगा। आप हाथ से अगर कर रहे हैं तो हाथ में हो सकता है कोई कंटामिनेशन रहे, हो सकता है उससे इन्फेक्शन हो जाए। ओके, तो 2 फायदा, समय का कम लगना और कंटामिनेशन से बचना, यानी कि दूषित होने से बचना। ओके, तो मवेशियों में लगा देता है इजी वे में। मैंने अभी 2 तरह के केमिकल का नाम बताया था, एक बोमिन सोमैटोस्टेटिन जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, और एक ऑक्सीटोसिन जो मिल्क रिलीज करता है, दूध दूहने में हेल्प करता है। ओके, दोनों केमिकल के नाम याद रखेंगे। तो ये मशीन मिल्किंग हो गया बच्चों। मशीन मिल्किंग के बाद ये बात को समझिए ध्यान से, इसका फायदा भी आपको बता दिए, कम समय लगेगा, है ना। देखिए मशीन मिल्किंग प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ मिल्क विथ पैथोजेंस, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया उसको इन्फेक्शन नहीं करेगा। और 1 मिनट में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक दूध आप निकाल लेते हैं पर मिनट अराउंड। देखो दूध आराम से निकल रहा है, यहाँ आराम से दूध रहा है, गाय को पता नहीं चलेगा। इसको सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, और ये वॉलेंट्री है, मतलब आप मशीन को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगा दिया तो जबरदस्ती दूध दूबे करे, आप हाथ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन कंट्रोलिंग करने वाला
यहाँ पे चैनल लगा रहता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रीडिंग। अब सबसे जरूरी चीज है बच्चों, मवेशियों के ब्रीडिंग सीजन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मवेशी कब हीटिंग पीरियड में है, उसको सीमेंट डलवाना है, इलिट बुल से उसको फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो ये जरूरी रहता है। और नहीं तो गाय ना, उसको अभी मूड है रिप्रोडक्शन करें, आप जबरदस्ती उसको सुबह शाम दू रहे हैं, तो गाय कोई कोई गाय तो आवाज देती है, कोई कोई गाय जो दूहने गया उसी पे चढ़ जाती है ना। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको ब्रीडिंग सीजन का। ओके, तो देखिए ब्रीडिंग सीजन के बारे में कुछ बात जान ले लीजिए। ब्रीडिंग सीजन में एक जरूरी चीज है कि अच्छे नस्ल के आप गाय बनाना चाहते हैं तो एक अच्छे नस्ल का गाय और उसका काल्प, उसका बच्चा आपके पास रहेगा। देखिए एक अच्छा नस्ल की गाय है और एक अच्छे नस्ल का सांड है, उसके बीच से जब हमने बच्चे बनाए तो वो बच्चे जो है अच्छे नस्ल के हो गए। और एक नॉर्मल गाय जो है ना, एक नॉर्मल गाय वो हर एक साल अपने लैक्टेशनल पीरियड में, लैक्टेशनल पीरियड क्या होता है सर, तो लैक्टेशनल पीरियड को आप ऐसे समझ लीजिए कि लैक्टेशनल पीरियड क्या होता है, तो दूध देने का जो काय जो जानवरों का समय होता है, जिस दिन बच्चा दिया है उस दिन से जब तक वो दूध दे सकता है, तो नॉर्मल गाय जो है ना 1000 से 2000 लीटर तक दूध देती है एक साल में, 1.5 साल में, जो भी है उतने दिन में देगी। लेकिन आप इस फोटो को देख रहे हैं ना, ये फोटो जो है एक गाय का, जिसका नाम है हॉल्स्टाइन फ्रिशियन। क्या नाम है? हॉल्स्टाइन फ्रिशियन, आगे नाम आएगा। तो हॉल्स्टाइन फ्रिशियन जो है एक साल में 3500 लीटर दूध देते हैं। कितना दूध देते हैं? 3500 लीटर दूध देते हैं। ओके, तो ये 3500 लीटर जो दूध देते हैं वो क्या है कि वो चीजें हैं, तो प्रेगनेंसी के जन्म के बाद बच्चे का वो दूध देती है हर एक गाय। लेकिन हॉल्स्टाइन फ्रिशियन 3500 लीटर, नॉर्मल 1000 से 2000 लीटर तक दूध देती है। ओके, आइए थोड़ा सा इसको स्क्रीन को हम लोग बड़ा करते हैं, छोटा हो गया, लगता है डबल ट्रैप हो गया। ओके, आइए, तो डबल टैप होने के बाद आगे का जो बात है वो आगे की बात में क्या है बच्चों कि ये हम लोग फीमेल काल्फ बनाते हैं, मेल काल्फ। तो मेल काल्फ को नॉर्मली सांड बनाते हैं लोग, नहीं तो फिर इसको लोग मीट के लिए बेच देते हैं। और फीमेल काल्फ जिसको आप बाछी कहते हैं उसको हाइफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफर। नॉर्मली लोग बाछी बोलते थे ना फीमेल काल्फ को, जिसको हम लोग हाइफर बोलते हैं। और वो हाइफर फिर से नए बच्चे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, नया गाय बनने के लिए तैयार हो जाती है ना। देखिए हाइफर बना, तो हाइफर मतलब फीमेल काउ। ओके, तो ये फीमेल काउ बना, इसको फिर से ब्रीडिंग करवाया गया। और कभी कभी तो ब्रीडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं ना, सांड अगर नहीं अवेलेबल है तो सांड का सीमेन यूज कर लेते हैं, सीमेन, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये चीजों को आपको याद रखना चाहिए ब्रीडिंग करने के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका स्पर्म निकाल के गाय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन। तो हाइफर बनाई दोनों के मिलने से, हाइफर को फिर क्रॉस कर दिए तो फिर से नया काल्फ बन गया, फिर से नया बाछी बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मवेशियों के ब्रीड दिए हुए हैं जो कुछ इंडियन है। ऐसे वाला गाय आप देखे होंगे, है ना, इसको रेड सिंघी या साहिवाल भी लोग बोलते हैं। रेड सिंघी इधर में है ना। ये जो बीच वाला जो है ना बड़ा ये हाईटेक है, यही है हॉल्स्टाइन फ्रिशियन, जो लगभग 3500 लीटर दूध देती है। ओके, सभी के नाम एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद में आगे चलता हूं। देखिए हॉल्स्टाइन है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, फिर एरसाइन है, फिर रेड सिंगी और साहिवाल है। पीछे थोड़ा सा कंप्यूटर जी। ओके, अच्छा डबल टैप हो गया है ना। 1 मिनट, हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है, ठीक है ना। देखिए ओके, आइए, तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि तरह तरह के आपने गाय की नस्लों को देखा है ना, साहिवाल, रेड सिंघी, फिर ये ब्राउन स्विस, फिर ये हॉल्स्टाइन, फिर ये जर्सी, एक इधर भी है अरसायरे। तो अरसायरे जो है ना ये भी तरह तरह के नस्ल है। और इसमें सबसे बढ़िया जो सुपर लेवल का ना हॉल्स्टाइन फ्रिशियन, अब ये हॉलैंड में होता है बाबू। तो हॉलैंड से हमारा इंडिया में कैसे आएगा? तो गाय लाने में बड़ी खर्चा है, तो ऐसा करेंगे ना कि गाय का बच्चा का, उसको गाय का अंडा लेके चलाएंगे, यहाँ लाके स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कर लेंगे लैब में और किसी गाय में डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोड। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। जो इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, कृपया अपने कमेंट को हमें कमेंट टाइप कर दें, मल्टीपल ओवुलेशन
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यही है मोट। ठीक है, तो ये सारे आपने हॉल्स्टाइन फ्रिशियन देख लिया, ये सारे मवेशी हैं जिससे फूड मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करने वाली मवेशी है द हॉल्स्टाइन फ्रिशियन ब्रीड इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डेयरी कैटल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यही जो गाय है हॉल्स्टाइन फ्रिशियन, देखो सींग ना याद रखिएगा, यही ज्यादा दूध देती है। आप अभी तक इस लेक्चर में बने हुए थे, आपको बताया था नहीं 35 लीटर दूध देते बाबू लोग। अगर 50 रुपए के हिसाब से अगर मान ले दूध बिक्री का, तो 35 25 जोड़ लीजिए कितना होता है। ओके, 35 दूना 70, 70 70 140, और 35 उसमें और जोड़ लिए 175 रुपया पर डे का। ओके ना, क्लियर, पर डे का नहीं तो 175 हो गया, और उस पर 3 जीरो और बैठाना है ना, तब मोटा मोटी 1,75,000 रुपए का दूध आप एक साल में बेच लीजिएगा इसका। अगर ऐसा 10 वो गाय रहे तो 10 लाख उधर और 7.5 लाख इधर, इतना पैसा का आप दूध बेच लीजिएगा। खर्चा 50% भी मान के चलते हैं तो मोटा मोटी सालाना आप 6-7 लाख रुपया बचत कर सकते हैं, जो 50,000 रुपया तनख्वाह है महीने का। ओके, तो आप इस लेक्चर में अभी तक बने हुए थे तो अच्छा है, आपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में अच्छा बातें सीख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप हमेशा कामयाब रहें। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।